हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के अपने क्लास में मैं आपको एसएससी मैथ्स में सर्किल थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं। ऐसे देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि एसएससी मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। एसएससी मैथ्स में आपको अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जो कि अंक गणित सबका प्रिय होता है ये चैप्टर, है ना। और अर्थमेटिक में आपको बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि चाल दूरी समय बड़ा हो गया, है ना, अनुपात समानुपात हो गया जिसको रेशियो प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, बहुत सारे चैप्टर हैं, करीब 15-16 चैप्टर हैं अर्थमेटिक में। उसके बाद अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम्स में, चाहे आप एसएससी का एमटीएस ले लो, चाहे आप एसएससी का सीएचएसएल ले लो, चाहे आप एसएससी का सीजीएल ले लो, चाहे एसएससी का सीपीओ ले लो, और भी जो भी जीडी ले लो एसएससी का, ठीक है। तो उसमें फिर आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बाकी जो ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं और ट्रेडिशनल मैथ जो पूछे जाते हैं वो अधिकांश तो अर्थमेटिक्स से पूछे जाते थे, लेकिन एसएससी क्या करता है कि इन सभी मुख्य चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो अलजेब्रा से आपको क्वेश्चन पूछता है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है, हाइट डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, फिर आपको जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है। और ये जो आपको पार्ट में बताने वाला हूँ सर्किट थ्योरम, ये जियोमेट्री का ही पार्ट है। और 6 नंबर में है डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मुख्य 6 आपको बिंदु हैं मैथ्स में, 6 मेन आपको टॉपिक हैं जिसको कि आप कवर करते हो। और कवर करने के बाद आपको एसएससी का मैथ बहुत ही ईजी हो जाता है। आपको मान के चलिए कि एसएससी में और जो 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो 50 में से 45 क्वेश्चन तो खैर बनाया जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन मानता हूँ कि टफ होगा, जो कि आपको टाइम का प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर के कारण नहीं बन सकता। लेकिन 50 में 45 क्वेश्चन यानी 100 में से मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन तो बनना आसान है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सर्किल थ्योरम बता रहा हूं एसएससी मैथ्स में। कहने मतलब कि सर्किल से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इजी लेवल से लेकर के हार्ड लेवल तक के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्किल में, उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, आइए मैं आज आपको एसएससी मैथ्स में सर्किल थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। सिलेबस तो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया है। तो सर्किल थ्योरम में देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सर्किल से रिलेटेड, जो कि आपको जियोमेट्री का एक पार्ट है। और ये बहुत ईजी है, मान के चलिए कि 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड में एवरी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, सर्किल के क्वेश्चन को, अगर जो आप थ्योरम को बढ़िया से जानते हैं तो। जैसे कि मैथ्स में किसी भी फॉर्मूला को आप पहले लर्न करते हैं, फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, या ट्रिक याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। उसी तरह से थ्योरम, सर्किल का थ्योरम होता है, पैरेललोग्राम का थ्योरम होता है, क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम होता है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज का थ्योरम होता है, इससे बहुत सारे थ्योरम होते हैं। तो मैं आपको आज सर्किल थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। तो इसके पहले मैं आपको देखिए डिस्प्ले पे मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, करीब 16 क्वेश्चन है। और इस 16 क्वेश्चन में मैं आपको थ्योरम पढ़ाने के बाद से जो है आप पूरे क्वेश्चन को आप कवर कर लेंगे। आप क्वेश्चन को बारी बारी से देख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमारे लेवल का बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हर एक क्वेश्चन को आप स्टडी करिए। उसके बाद देखने के बाद आप फिर आप हमारे पूरे वीडियो को देखिए। मैं जो थ्योरम बता रहा हूँ सर्किल थ्योरम, आप पूरे सर्किल थ्योरम को मैं समझाने के बाद अगर जो आप समझ जाते हैं उसको, तो फिर आपको ये जितने भी क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो ये मैं डिस्प्ले पर डाल दिया हूँ, इसको आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बारी बारी से सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व कराता हूं। तो दोस्तों देखिए, पहले जो है आपको ये मैं डाला हूं इस क्वेश्चन में, आप इसको देख सकते हैं कि ये एक सर्किल है, पूरा राउंड नहीं हो पाया क्योंकि हाथ से बनाता हूं तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। तो मान लीजिए कि फुल राउंड सर्किल है, और इस फुल राउंड सर्किल में सेंटर जो है ओ है, यानी केंद्र ओ है। और इस फुल राउंड सर्किल में इसका जो सर्कमफेरेंस है, यानी कि ये जो परिधि है, इसी पर एक देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है, एबीसी है, आपको एबीसी त्रिभुज है। और यह त्रिभुज जो बना गया है बीसी जीवा के द्वारा, जीवा को ही कोड भी बोलते हैं। बीसी जो है आपका जो है जीवा है, बीसी जो है आपका कोड है। और ये जो है बीसी आपका जो है, एक बीसी जो है आपका ये आर्क है, जिसको हिंदी में चाप भी कहते हैं, और इसको जीवा कहते हैं। एक बात जान लीजिए कि मैं ज़्यादातर मैथ में इंग्लिश को लिख देता हूँ। इंग्लिश थोड़ा सा काफ़ी इजी लैंग्वेज लगता है, हालांकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, मैं भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। लेकिन हमें इंग्लिश अच्छी इसलिए लग गई है कि आप जब आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आपका इंग्लिश नो डाउट अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होना चाहिए। भले ही आप फ्लुएंटली बोल पाएँ ना बोल पाएँ, आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी हो या ना हो, लेकिन ग्रामेटिकली आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप एसएससी में अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को इंग्लिश में समझने के लिए, इंग्लिश में उसको सोचो, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, तो
आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेगा। यानी मैथ से मान के चलिए कि 100 गुना ज़्यादा आसान है, इतना आसान है इंग्लिश आपको समझना। तो इसीलिए मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ। बहुत ही मैथ्स में तो ऐसे भी जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं ना, वो नॉर्मल वर्ड ही होते हैं, वो कोई भी जानता है। आजकल क्लास 3, 4, 5 का बच्चा जो है ना बिहार में, बिहार बोर्ड से जो पढ़ रहा है हिंदी मीडियम से, वो भी इंग्लिश समझ जाता है। तो इसमें सर्किल का थ्योरम, पहला थ्योरम ये है कि चाप के द्वारा, एक ही चाप के द्वारा, एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो परिधि पर के बनाए गए कोण द्वारा, यानी इसी चाप द्वारा, देखिए इसी चाप द्वारा परिधि पर जो कोण बना है, ठीक है, इसी चाप के द्वारा जो केंद्र पर का कोण बना है, तो ये केंद्र पर का कोण जो होता है परिधि पर के कोण का हमेशा डबल होता है। यानी मान के चलिए कि सपोज ये 50 डिग्री है, तो श्योर सी बात है कि ये जो होगा आपका 50 × 2 यानी 100 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहला थ्योरम हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। और ये हो सकता है कि ये आपको ऐसे बना हुआ है, तो दूसरा मैं इस तरह से भी बनाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये सर्किल है, ये सेंटर है ना, और यहाँ पर इस तरह से मान लीजिए कि बना हुआ है। ठीक है, एक केंद्र हो गया आपका, वो है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से बन रहा हो, ये मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब सोचिए, ये देखिए इसी चाप के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा, इसी चाप के द्वारा, है ना, आपका जो परिधि पर यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, मान के चलिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर मान लिया मैंने P लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने X लिख दिया, यहाँ पर मैंने Y लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल YPX, ये जो एंगल है इसका आधा होगा, क्योंकि इसी चाप के द्वारा परिधि पर कोण बनाया गया है, इसी चाप के द्वारा केंद्र पर कोण बनाया गया है। तो ये मान लीजिए कि और जो 120 डिग्री है, तो ये श्योर सी बात है कि 60 डिग्री होगा। ये थ्योरम कहता है। थ्योरम क्या कहता है? द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, है ना। मैंने थ्योरम यहाँ पर लिख दिया कंप्लीटली। ये थ्योरम है पूरा इसका, ये थ्योरम है पहले वाले का। एंगल एट द सेंटर यानी केंद्र पर का जो कोण होगा वो दुगना होगा, ट्वाइस होगा। किसका दुगना होगा? द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, यानी परिधि पर जो कोण बनेगा, है ना, इसका दुगना होगा यहाँ पर। ये पहला थ्योरम हो गया, और इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया, और मैंने स्क्रीन में जो डाला है वो 16 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी बारी बारी से इस थ्योरम के आधार पर आपको सोल्व हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी सारे थ्योरम आप समझ पाएंगे, तभी आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर जो हमारे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और हमसे पूछे जरूर कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। आप फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थ्योरम में आ रहा हूँ, थ्योरम नंबर 2, जो कि इससे रिलेटेड है। ये है थ्योरम नंबर 2 आपका। ठीक है, ये मैं डाल दिया हूँ थ्योरम नंबर 2। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आप लोगों को, इसीलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, थ्योरम नंबर 2 ये है भाई साहब, इसको मैं अलग कर दे रहा हूँ। ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी मैं बनाता हूँ, ये है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, और ऐसा मत समझ जाइएगा कि सेंटर से जा रहा है, मैंने केंद्र यहाँ पर रखा है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र रखा है, केंद्र के बगल से जा रहा है। तो इसमें जो सेकेंड थ्योरम है, इसमें कह रहा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए, ये अलग था, ये अलग है। सेम सेगमेंट, इसका कहने का मतलब ये है कि आप सेम सेगमेंट मतलब समझ जाइए कि सेम जीवा या चाप, है ना, सेम कॉर्ड, है ना, या आर्क। ठीक है, यहाँ पर सेम सेगमेंट कहने का अर्थ ये हो गया आपका, यानी कि सेम कोड या सेम आर्क, है ना। तो आपको ये जो है डीसी जो मैंने कोड बनाया है, जीवा बनाया है, या डीसी ये जो आपका चाप हो गया, इसके द्वारा बनाया गया जो सर्कमफेरेंस पे, परिधि पे, है ना, वृत्त के सर्कमफेरेंस पे जो एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है इसके द्वारा। देखिए, है ना, आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो बता रहा हूँ। देखिए, ये आपका डीसी हो गया, ये आपका डीसी है, ये डीसी आपको यहाँ पर एंगल बना रहा है एक। ठीक है, और यही डीसी एक एंगल आपको देखिए यहाँ पर बना रहा है इसके साथ। ठीक है, यानी कि यही चाप, यही इतना पार्ट एंगल यहाँ बना रहा है, और यही ये एंगल पार्ट जो है एंगल यहाँ बना रहा है। तो इसका मतलब है कि सेम चाप पर बनाया गया कोण, परिधि पर दो कोण बन रहे हैं, सेम चाप के द्वारा बन रहा है। तो यानी तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, यानी इसके द्वारा बनाया गया कोण ए और इसके द्वारा बनाया गया कोण ए, चूंकि एक ही चाप पर है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। यानी कि समझ जाइए कि सपोज इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए कि 30 डिग्री, श्योर सी बात है कि इसका वैल्यू भी 30 डिग्री होगा।
ये आपका सेकंड थ्योरम हो गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब यहाँ लिख दिया मैंने कॉर्ड यार, आर इक्वल, यानी कि समान चाप या जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण है ना बराबर होंगे। ये हो गया सेकंड। अब हम थर्ड थ्योरम में आते हैं कि थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है। ये है आपका थर्ड थ्योरम, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ लिख रखा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है थर्ड थ्योरम कि एंगल इन द सेम सर्किल, सॉरी सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल को पता है कि आप लोग हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धवृत्त, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अर्धवृत्त हो गया आपका, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है। तो अभी तो मैं इस देखने में फुल सर्किल लग रहा है, ये फुल सर्किल है ही है। और इसको मैंने क्या किया, एक केंद्र है आपका, ये सेंटर है, इसको वो मैंने मान लिया है। ये आपको देखिए, ये आपका व्यास हो गया, ये आपका वृत्त का व्यास है, ये आपका वृत्त का व्यास है, इसको डायमीटर कहते हैं। इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने चलिए सी लिख दिया इसके लिए, ठीक है। वो अलग है, इस कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ये सी इसका है, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज एबीसी देखने में लग रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी है भी, लेकिन यह जो त्रिभुज एबीसी है इसका आधार जो है ये आपका व्यास है, ये आपका व्यास है। तो जब व्यास ले लेंगे तो सीधी सी बात है कि अर्धवृत्त हो गया, सेमी सर्किल हो गया। तो इस इस व्यास के द्वारा, इस सेमी सर्किल के द्वारा, है ना, वृत्त के परिधि पर कहीं भी कोण बनाएगा। ये देखिए कोण यहाँ पर बना दिया, तो इस कोण का वैल्यू कहना ये है थ्योरम के अनुसार कि 90 डिग्री होता है। यानी कि यह व्यास है और जो केंद्र पे कहीं भी कोण बनाएगा तो 90 डिग्री होगा। मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया, ये हमने खींच दिया, लीजिए ये हो गया आपका व्यास मान लीजिए, ठीक है। ये कोण बना रहा है, देखिए यहाँ पर ये मैंने यहाँ कोण बनाया, तो ये एंगल हमेशा जो है वो 90 डिग्री होगा, ये थ्योरम कहता है, ठीक है। तो ये तीन थ्योरम हुए। अभी मैं दूसरा आपको मैं इसको डिलीट करने के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारा चौथा थ्योरम जो है, चौथा थ्योरम ये कहता है कि एकांतर वृत्त खंड के कोण समान होते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि सर्किल है, ये सर्किल है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है, और यह ट्रायंगल जो है यहाँ पर एक टेंजेंट इसको बोलते हैं। मान लीजिए कि कोई भी सर्किल में अगर जो यहाँ से टच करके कोई भी लाइन गुजरती है, इसके परिधि को, इसके अंदर नहीं घुस रही हो, इसके परिधि को टच करते हुए कोई भी लाइन जाती है, तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। आप लोग क्लास 9th में एक थ्योरम होता है स्पर्श रेखा का, सर्किल का, उसमें पढ़े होंगे। तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, या टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। ये हो गया आपका टेंजेंट, इसी को हिंदी में स्पर्श रेखा कहा जाता है, स्पर्श रेखा हो गया आपका, ठीक है। तो टेंजेंट है यानी ये स्पर्श रेखा है, सबसे पहले बात तो, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, एक थ्योरम ये इसमें कहता है कि मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा जा रहा था, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एंगल, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। तो स्पर्श रेखा के साथ ये जो है आपका जीवा, या जो कॉर्ड है आपका, ये एक एंगल बना रहा है, ठीक है। एक एंगल देखिए आपका इधर भी बन रहा है, ठीक। एक बीच वाला तो खैर एंगल है ही है, इसमें 3 एंगल है यहाँ पर स्पर्श रेखा के साथ। तो थ्योरम ये कहता है कि एकांतर वृत्त खंड के कोण समान होता है, यानी अल्टरनेट सेगमेंट अगर जो हो, अल्टरनेट हो, यानी ये देखिए यहाँ पर है, आपको कहने में तो अल्टरनेट लग रहा है, लेकिन समझ आइए कि ये एंगल अगर जो मान लीजिए, ये एंगल मान लीजिए कि अगर जो 60 डिग्री है, तो आपका यहाँ पर का जो ये एंगल होगा, इसके सामने वाला ये भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी जो है आपका 60 डिग्री होगा। आप ऐसा नहीं समझ जाइएगा एग्जाम के क्वेश्चन में कि ये अगर जो 60 डिग्री है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अगर जो 60 डिग्री है इसका वैल्यू, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसा मत समझ जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, एकांतर वृत्त खंड लिख रहा हूँ, यानी कि अगर जो इस पार्ट में जो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और मान लीजिए कि इधर का पार्ट अगर जो 50 डिग्री है, तो इसके सामने ए वाला जो है, ए वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में ये थ्योरम ये कहता है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया आपका कि एकांतर वृत्त खंड के कोण समान होते हैं, यानी स्पर्श रेखा गुजर रही हो और यहाँ पर अगर जो कोई कोण बन रहा है तो यह कोण इस सामने वाले कोण के बराबर होगा, इधर अगर जो कोई कोण बन रहा है तो यह कोण इस कोण सामने वाले कोण के बराबर होगा। ये हो गया आपको। अब देखिए दूसरा एक थ्योरम टेंजेंट का, एक और थ्योरम है, इससे सब टेंजेंट का थ्योरम है, स्पर्श रेखा का थ्योरम है। मैंने एक देखिए यहाँ पर सर्किल बनाया है जिसका केंद्र O है, ठीक है, और यह जो है आपका जो है रेडियस है, इसको आपको त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिज्या हो गया, इसको रेडियस कहते हैं, RADIUS, ठीक है। ये आपको मान लीजिए कि रेडियस है, और ये जो है कोई रेखा यहाँ से गुजर रही थी, ये स्पर्श रेखा है, कोई रेखा यहाँ से गुजर रही थी,
जो कि आपके सर्किल को बाहरी बाउंड्री को, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफेरेंस, है ना, इसके सर्कमफेरेंस को टच करते हुए कोई और जो लाइन जाती है तो इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पर्श रेखा। और यह स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, कहीं भी त्रिज्या के साथ, मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा यहां से गुजर रही है, ये देखिए थोड़ा सा अंदर चला गया, अंदर नहीं जाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा हमेशा, है ना, ये हमेशा ऊपर बाहर छूते हुए जाएगा, बाहर छूते हुए जाएगा। और ये आपको त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या इसके साथ, थ्योरम ये कहता है कि ये त्रिज्या इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, ये त्रिज्या इसके साथ 90 डिग्री बनाएगी, ये थ्योरम है। तो मैंने यहाँ देखिए थ्योरम लिख दिया है, पांचवा थ्योरम जो है यहाँ लिख दिया मैंने। थ्योरम ये है द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस, ये देखिए टेंजेंट है आपका और ये आपका रेडियस है यानी त्रिज्या आती है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये हमेशा 90 डिग्री होगा, थ्योरम ये कहता है, ठीक है, कि एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। यहाँ भी देखिए मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर मान लीजिए बी है, यहाँ पर मान लेते हैं सी है, और यह रेखा जो है आगे की ओर जा रही थी और वृत्त को स्पर्श करते हुए निकली, तो यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है, यहाँ स्पर्श रेखा बन गया बी हो गया, और ये यहाँ पर स्पर्श रेखा बना दिया सी हो गया, ये वृत्त का केंद्र है आपका। तो श्योर सी बात है कि OB और OC क्या होगा आपका रेडियस होगा, यानी OB बराबर OC, ये क्या है आपका त्रिज्या है, ठीक है, OB और OC त्रिज्या है। तो यह जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यह जो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए यह अपने आप में आपको COBA अपने आप में एक चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल है अपने आप में। अब इस चतुर्भुज में समझ जाइए कि ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और आपको ये दिया हुआ रहे और ये नहीं दिया हुआ रहे, तो इसको फाइंड करना हो तो आराम से फाइंड कर लेंगे। ये दिया हुआ रहेगा, ये ना दिया हो तो ये फाइंड हो जाएगा आपका चतुर्भुज में। पता है कि चारों कोनों का योग जो है 360 डिग्री होता है, तो उस थ्योरम पे आपका सॉल्व हो जाता है। तो अब मैंने आपको 5 क्वेश्चन बना दिया। अब मैं आपको जो है आगे एक और इसी में देखिए बता रहा हूं। ठीक से मिटता नहीं है, इसको बढ़िया से मिटाना पड़ेगा पानी से। तो हाँ, तो अब हम चलिए इसी में देखिए बताते हैं। एक और थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कि ये आपका सर्किल है, मान लेते हैं कि ये सर्किल है, ठीक है। अब इस सर्किल में अगर जो ये आपका जीवा है, ये आपका जीवा है ए बी जो है आपका जीवा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि आपका सेंटर है, यहाँ पर केंद्र ओ है आपका, ठीक है। तो केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है, केंद्र से जब भी जीवा पर लंब डाला जाता है, ये मैंने यहाँ पर लंब डाला, ये यहाँ पर मैंने लंब डाला इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर लंब का नाम हो गया डी, ठीक है। तो केंद्र से जब भी जीवा पर किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, ठीक है, तो समझ जाइए सीधी सी बात यह है कि जब लंब डाला जाएगा केंद्र से जीवा पर, तो इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटा, यानी कि यहाँ पर आपको AD बराबर DB हो जाएगा, यहाँ पर AD बराबर DB हो जाएगा। और फिर देखिए एक मैं इसको यहाँ से यहाँ टच कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ टच कर देता हूँ, ठीक है, राइट। तो आप समझ जाइए कि OB जो है आपका क्या है, OA बराबर OB होगा कि नहीं होगा भाई, OA बराबर OB श्योर होगा, क्योंकि OA और OB क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। तो यानी OA और OB जब बराबर होगा, ए वाला रेखा बराबर है, तो आपको पढ़े होंगे एक थ्योरम है आपका कि समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण A और इसके सामने का कोण A बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी एक देखिए थ्योरम हो गया आपका, ठीक है। क्या थ्योरम हो गया कि अगर जो हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर AD बराबर DB हो जाएगा। और चूंकि यह एक त्रिज्या है OA और OB, तो OA के सामने का कोण A वाला एंगल B और एंगल A, यानी एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा इस थ्योरम के अनुसार। ये भी आपका एक थ्योरम हो गया, जो कि मान के चलिए 6ठा नंबर थ्योरम हो गया। अब मैं आपको 7वां नंबर थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। तो 7वां थ्योरम जो हमारा है, ये चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित है। इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय, है ना, चक्रीय चतुर्भुज। इसको इंग्लिश में बोला था साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, सॉरी। अब मैं देखिए चक्रीय चतुर्भुज बना रहा हूं। ये मैंने सर्किल बना लिया है और इस सर्किल में हम जो है इसको एक चतुर्भुज बनाते हैं। ए मैंने इधर खींच दिया, ए मैंने इधर खींच दिया और इसको हमने मिला दिया,
ये हमने मिला दिया, ये आपका केंद्र है, ठीक है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज उसी को बोलेंगे अगर जो सर्किल के अंदर जो हमने चतुर्भुज बनाया है वह सर्किल के चारों कोनों को टच करता हो, सर्किल के एक सर्कमफेरेंस को टच करता हो। मान लीजिए कि ए है, ए बी है, ए सी है और ए डी है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कमफेरेंस सर्किल का, ठीक है, उसको 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, 4 डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रहा है, ए बी सी डी 4 डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी चक्रीय चतुर्भुज कहा जाएगा। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब इस चक्रीय चतुर्भुज में कौन सा थ्योरम है भाई? चक्रीय चतुर्भुज से जो क्वेश्चन आ जाता है आपको, और जो आपको एग्जाम के क्वेश्चन में देखने में ऐसा लग रहा है कि ये चक्रीय चतुर्भुज का क्वेश्चन है, तो उससे मैं बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन आते हैं चक्रीय चतुर्भुज से, जिसमें से कि पहला थ्योरम तो ये चक्रीय चतुर्भुज का कि आपको चक्रीय चतुर्भुज में ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल, ए एंगल और ए एंगल देखने हैं आप, ठीक है, और ए एंगल समझ जाइए और ए एंगल समझ जाइए, ठीक है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो चक्रीय चतुर्भुज का रूल ये है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है, दैट मीन्स कि मैं यहां लिख रहा हूं सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज में जो होता है विपरीत कोणों का योग जो होगा आपका, वो क्या होता है, वो 180 डिग्री है। यानी कि एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी का जो वैल्यू होगा 180 डिग्री होगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होगा ये भी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज का मेन थ्योरम है, यानी इसका सम प्लस इसका सम और इसका सम प्लस इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसके आधार पर जो कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है x, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ है 3x, मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ 4x और मान लीजिए इसका वैल्यू दिया हुआ 5x, ठीक है, वो तो ये तो बहुत ही आसान है, तो कोई भी क्वेश्चन में रहेगा तो ऐसा आप लोग बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपको ये देने की जरूरत नहीं है और ये भी देने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू है ना, ए दिया हुआ रहेगा और ए दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ए एक्स दिया हुआ है, ये आपका 3x दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ दे कि बताओ भाई ये क्या होगा इसका वैल्यू, तो सीधी सी बात है कि x प्लस 3x इक्वल टू 180 कर देंगे, दैट मीन्स 4x इक्वल टू 180 कर देंगे और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये थ्योरम होता है जो आपका जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब इससे एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, ये भी सर्किल थ्योरम से संबंधित ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि देखिए एक सर्किल है, इस सर्किल के बाहर से 4 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये एक सर्किल है, इसमें एक स्पर्श रेखा डीसी खींच दिया, दूसरा ये खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया। ये 4 स्पर्श रेखाएं खींचने से बाहर में देखिए क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज बन गया। तो इसमें एक थ्योरम ये कहता है इसमें कि ए बी प्लस सी डी, यानी कि दोनों भुजाओं का योग, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा आमने सामने की भुजाओं का योग, ठीक है, ये दोनों का सम जो होगा ए डी प्लस बी सी के बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी, यानी ए वाला का भुजा और ए वाला भुजा का जो योग होगा ए वाला भुजा और ए वाला भुजा के योग के बराबर होगा। ये एक थ्योरम है, आप लोग इसको जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़ना है। इसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन ये आता है, 9वां नंबर थ्योरम ये है कि मान लीजिए कि यह एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल हो गया आपका, राइट, ठीक है, ये एक आपका सर्किल है, राइट, और इस सर्किल में एक स्पर्श रेखा तो आपको ये हो गया आपका, मान लीजिए कि यह एक स्पर्श रेखा है इसे, ठीक है, और यह स्पर्श रेखा जो है इस सर्किल को प्रतिच्छेद करते हुए जो है इंटरसेप्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। अब हमने इसका नाम दे दिया है ए, हमने यहाँ पर नाम दे दिया है बी, और यहाँ पर नाम हमने दे दिया है इसको सी, और यहाँ पर टच कर रहा है जहाँ पर नाम दे दिया मैंने डी, मान लेते हैं, ठीक है, और अभी और भी नाम देते हैं, डी हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, यहाँ पर एफ हो गया, कुछ भी नाम देते चले गए हमने नाम दे दिया ये भी एक जो है प्रतिच्छेदी रेखा था जो कि सर्किल को इंटरसेक्ट करता है, और सी बी जो है एक स्पर्श रेखा है, सी बी जो है ये क्या है भाई, टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है, ये हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, सी बी स्पर्श रेखा है। इसमें एक थ्योरम बनता है, इसमें क्या थ्योरम बनता है आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, इसका थ्योरम एक पढ़ना है, बहुत ही आसान सा थ्योरम है इसमें।
तो इसका फॉर्मूला ये है, इस स्पर्श रेखा में इसको मैंने खींच दिया, ये स्पर्श रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। तो फॉर्मूला इसका ये कहता है थ्योरम के अनुसार कि db स्क्वायर, देखिए यहीं तक लेंगे, हमने इसको बढ़ा दिया है और आगे नाम दे दिया है, इसको भी हमने बढ़ा दिया है और आगे नाम दे दिया है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने ऐसा किया है। एग्जाम में हालांकि आपको मान के चलिए कि यहीं तक रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ाएगा और ये भी आगे नहीं बढ़ाएगा, यहीं तक रहेगा। इसलिए आप मान लीजिए कि बढ़ा दिया, क्योंकि एग्जाम तो चाहता है कि वो स्टूडेंट को और कंफ्यूज कर दे, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। तो इस थ्योरम में इसमें क्या कहता है कि db स्क्वायर, ठीक है, तो db का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी ये db यहीं तक लेना है आपको, इसका जो स्क्वायर होगा आपको bf, ठीक है, ये जो होगा bf इंटू बीई। तो देखिए होता क्या है कि इसमें सबका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं कि db का वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया हो, है ना, और फिर मान लेते हैं कि आपका इसका वैल्यू bf का वैल्यू जो है या बीई का वैल्यू जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ हो, तो बोल देगा कि bf फाइंड करो, यानी यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो, क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा और जो क्वेश्चन आए सर्किल से, तो इस फॉर्मूला को आप इंप्लाई करेंगे कि db स्क्वायर इक्वल टू bf इंटू बी। अब इसी में देखिए एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला क्या आता है मैं बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा जो है 10वां होगा सर्किल का थ्योरम, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इसमें मेजरमेंट आपका दिया हुआ रहेगा, आपको मान लीजिए कि AP है, इसमें AP है, ठीक है, AB है, CD है और DP भी है, ठीक है, और BP भी है। ये सब भुजाओं की लंबाई आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, सभी नहीं दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि इसमें 2-3 दिया हुआ रहे, बाकी आपको फाइंड करना रहेगा। तो इसमें देखिए फाइंड कैसे करेंगे हम, इसका फॉर्मूला पहले हम समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका जो थ्योरम है वो कहता ये है कि AP इंटू BP है ना, इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये थ्योरम है इसका। अब समझ जाइए कि 1 2 3 4 साइड्स हैं, 4 में से और जो 3 दिया हुआ एक मिसिंग हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि AP का लंबाई मान लीजिए कि दिया हुआ 15, AP का लंबाई 15 दिया हुआ है, आपको पूरा 15 दिया हुआ है AP का लंबाई, और आप इसमें AB दिया हुआ रहे कि भाई 10 AB, तो श्योर सी बात है कि BP की लंबाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा BP की लंबाई। उसी तरह से सेम इसमें भी कोई एक दिया हुआ रहे तो ये लंबाई आप निकाल लीजिए कि टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूला पर आप रख दीजिए, तो आपका कोई भी जो है साइड जो भी फाइंड करना रहेगा, जो भी मिसिंग रहेगा वो आपका निकल जाएगा। तो देखिए एसएससी के मैथ्स में सबसे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आपको थोड़ा सा माइंड का यूटिलाइज करना पड़ेगा, यानी आपको क्रिएटिव माइंडेड होना चाहिए, आपको तोड़ फोड़ करना सीखना जानना चाहिए। अब और जब तोड़ फोड़ कर लेते हैं मैथ में, तो एसएससी का मैथ्स में स्कोरिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये सब रहा आज का कुछ थ्योरम्स, और भी कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो और जो आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और कुछ भी हमारा लाइक सजेशंस हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी कुछ क्वेश्चन पूछना हो मैथ का तो आप लोग जरूर पूछें, मैं आपको अच्छे से सोल्यूशन बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज़ ओके बाय।